हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसकी हमने 2 लेसन कवर कर लिए थे हमारी क्लास के अंदर, और अब तीसरा लेसन यहाँ पे जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो आज आपका यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू दिस पोएम। तो थोड़ी सी एक बार मैं समरी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो द डस्ट ऑफ स्नो जो है हमारी जो पोएम है वो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी ज़्यादा सिंपल पोएम है, लेकिन जितनी वो शॉर्ट और जितनी सिंपल पोएम उन्होंने लिखी है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो लिखी है, उतना ही उसका लार्जर सिग्निफिकेंस है, उतना ही उसका डीप मीनिंग निकलता है उस पोएम का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के अंदर 2 सिंबल यूज किए गए हैं। पहला सिंबल है आपका हेमलॉक ट्री और दूसरा सिंबल यहाँ पे लिया गया है क्रो। अब बाकी सारे ऑथर्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ट्रीज, काइंड ऑफ ट्रीज यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर ट्रीज, ओक ट्रीज, मैपल ट्रीज, ठीक है, काफ़ी पाइन ट्रीज वो यूज कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हटकर यहाँ पे ऐसे दो ऐसे सिंबल लिए हैं जिनका बहुत ज़्यादा डीप और लार्जर सिग्निफिकेंस बताता है हमारी रियल लाइफ जिंदगी के अंदर। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट हम कैसे अपने पर्सपेक्टिव को, हम किस नज़रिए से हम किस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके आगे आने वाली लाइफ के ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है, तो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसके अंदर मिलेंगे। और यही एक छोटी सी बात जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के जरिए हमें यहाँ ये समझाने की कोशिश की है, बाय टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स, बाय टेकिंग 2 सिंबल्स एज हेमलॉक ट्री, जिसको हम एक अच्छा ट्री नहीं मानते हैं। ठीक है, बिकॉज इट बेयर्स पॉइजनस फ्रूट्स विद वाइट फ्लावर्स। ठीक है, और इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन। और ऐसे ही सेम हम क्रो को भी ऐसे ही देखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हार्श वॉइस और बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर एंड स्ट्रक्चर इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन। ठीक है, तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ रिजेंबल्स द बैड ओमेन हेयर। ठीक है, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन हेयर। लेकिन जस्ट बिकॉज जो पोएट है हमारे, ठीक है, वो पोएम की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो काफ़ी अपसेट होते हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है। लेकिन जैसे ही वो हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से उन पे जो स्नो गिरती है, वो उनका मूड अचानक से बहुत ज़्यादा हैप्पी और वो बहुत ज़्यादा एनलाइटन और फ्रेश फील करने लगते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो 2 चीज़ जो बैड ओमेन कंसिडर हम जिन्हें कर रहे हैं वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही दे। ठीक है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव कि अब हम कैसे चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये था इस पोएम के अंदर जो कि अब तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे टोटल 8 पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज किए गए हैं। पहला यूज किया है आपका एजोनेंस, देन एलिट्रेशन, इमेजरी। इमेजरी जो है आपका इट इज अ होल पार्ट ऑफ द पोएम। पूरी पोएम एक इमेजरी कंसिडर की जाएगी पोएटिक डिवाइसेस, बिकॉज इमेजरी क्या होता है, जो इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिवनेस ऑफ द पोएट कि वो किस तरीके से पोएम को लिख रहा है। ठीक है, वो जो आपको ऐसा लिखने पे कि मजबूर कर दे कि आप उसको सोचने लग रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि पोएट ने यहाँ लिखा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं, एक क्रो को आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। एक क्रो को आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे शुक कर रहा है, हिल रहा है, और जो स्नो है वो पोएट के ऊपर आके गिर रही है। ठीक है, और बाद में उनका कैसे मूड जो है हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें सोच सकते हैं। तो ये पूरी जो पोएम है इट इज अ पार्ट ऑफ इमेजरी। नेक्स्ट है आपका सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज अ यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज। ठीक है, सिंबोलिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 2 सिंबल यहाँ पे यूज किए गए, हेमलॉक ट्री और क्रो। बट सिंबोलिज्म का मतलब ये नहीं है कि उनको किस सिंबल से देखा जा रहा है। इट इज इनका मतलब ये है कि उनके लिटरल मीनिंग से हटकर उनको हम किस सिंबल से रिलेट कर रहे हैं, किसकी तरह हम उन्हें देख रहे हैं। उनका अगर हम उनका लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग निकाले तो उसका वो डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हेमलॉक ट्री, अगर मैं उसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे निकालती हूँ तो इसका मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ सिंपल ट्री दैट बेयर्स पॉइजनस फ्रूट विद वाइट फ्लावर्स, राइट। लेकिन अगर मैं एज सिंबल अगर उसको देखूं, ठीक है,
तो जस्ट बिकॉज उसके ऊपर पॉइजनस फ्रूट्स बेयर करता है वो ट्री, तो मैं उसे एक बैड ओमेन कंसिडर कर रही हूँ कि ये ट्री अच्छा नहीं है, ये ट्री शुभ नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंबल की तरह यहाँ पे ट्रीट किया गया है, एक हेमलॉक ट्री। ऐसे ही सेम गोज विद द क्रो। क्रो को हम एक अगर उसका लिटरल मीनिंग हम देखें तो इट जस्ट ए सिंपल बर्ड, ठीक है, लेकिन उसको एज सिंबल में कैसे यूज किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर ऑफ द बॉडी एंड इट्स हार्श वॉइस, सिर्फ उसकी वजह से उसको एक बैड ओमेन यहाँ कंसिडर किया जा रहा है कि ये शुभ नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता ये पक्षी, ठीक है। तो ये जो दो सिंबल है इंपॉर्टेंट इस पोएम में यूज किए गए हैं, इसके जरिए हमें पोएट ने समझाने की कोशिश की है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंजैबमेंट। इंजैबमेंट एक ऐसा लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि पोएम को कैरी फॉरवर्ड करता है विदाउट एनी ग्रामेटिकल पॉज और एरर्स, ठीक है, तो वो इंजैबमेंट का पार्ट आ जाएगा। सिनेक्डो की मैंने आपको बता दिया था। देन कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट की साउंड जिसमें वो देता है, डिनोटेड एज अ कॉन्सोनेंट्स का पार्ट हो जाएगा। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर जो होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग्स। ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। पोएम मैंने आपको रिकॉल करा दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके, ओके ओके। What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? ठीक है, तो यहाँ पे dust of snow क्या है? What does the poet say has changed his mood? और poet ने क्या कहा है कि उससे उसका mood change हो गया है? How has the poet's mood changed? ठीक है, तो यहाँ पे तीन सवाल पूछ लिए गए हैं इसके। तो लेट्स स्टार्ट। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। यहाँ पे इसका आपको लिटरल मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि असल में डस्ट ऑफ स्नो क्या है। इट इज द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, आप सबको पता है ये। द सडन शॉर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। द सडन, अचानक से, द सडन शॉर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, इसलिए पोएट का मूड चेंज हो जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है। ये था आपका सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस may help you to think of an answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके अंदर अब आपको बताना है कि कैसे फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो हमारे पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने कैसे नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। और वो आपको दो जो सिंबल्स मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट, एक हेमलॉक ट्री और क्रो, वो दोनों ही यहाँ पे नेचर का पार्ट है और उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे यूज किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बर्ड्स दैट यूजुअली नेम इन द पोएम, ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर आप पोएम अगर आप पढ़ेंगे, ही इज अ नेचर लवर, ही इज अ एविड नेचर लवर, ठीक है। अगर आप उसकी पोएम्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसने कितने अच्छे और ब्यूटीफुल ट्रीज यहाँ पे यूज किए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के यहाँ पर देखें तो मेनली इस पोएम के अंदर, ठीक है, काफी सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, लेकिन उसने वो सब ट्रीज यूज ना लेकर कुछ ऐसा ट्री में यूज किया गया है जो लोग सोच भी नहीं सकते। इट इज अ हेमलॉक ट्री जिसे हम अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द बर्ड्स दैट यूजुअली नेम इन द पोएम? तो बाकी सारी जो पोएम होती है, ठीक है, उनमें कैसे बर्ड्स को हम नेम किया करते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? क्या आपको लगता है कि क्रो हर पोएम में यूज होता है, ठीक है, उसे हम इतना अच्छा मानते हैं, ब्यूटीफुल मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर मैना यूज में आती है, राइट। व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? तो जैसे ही आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, ओके। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ डिफरेंट मैनर इन द पोएम, ठीक है। ये बात हम सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक डिफरेंट तरीके से नेचर को प्रेजेंट किया है अपनी
पोएम के अंदर, जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज। जनरली हम देखते हैं कि जो पोएट हैं अपनी पोएम के अंदर ऐसी ट्रीज और बर्ड्स को चुनते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और उनकी अच्छी क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटीज होती है, ठीक है। जैसे पिकॉक हो गया, ठीक है, पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड, ठीक है, हमारे इंडिया का, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। पिकॉक हो गया, पैरट हो गया, कुकू, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। बट हेयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर ली है। ही चूज अ क्रो विच इज नॉट ऑफन यूज इन द पोएम्स। उसने क्रो को यूज किया है जो कि पोएम्स में अक्सर यूज नहीं किया जाता है। क्रो इज ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। क्रो जो होता है उसका ब्लैक कलर का बॉडी होता है और बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस होती है उसकी, एंड इज बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, राइट। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड, ठीक है। क्रो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग और सोरफुल पिक्चर्स हमारे दिमाग के अंदर क्लिक होती है, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देन सेकंड, अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? Why does not the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? हेमलॉक ट्री से यहाँ पे आपका क्या मतलब है, और पोएट ने यहाँ पर क्यों इतने ब्यूटीफुल ट्रीज को यूज क्यों नहीं किया है जब और जाकर हेमलॉक ट्री को यूज किया है? तो हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ठीक है। The poet Robert Frost did not choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, he did so to present his mood and feeling. तो पोएट ने यहाँ पे हेमलॉक ट्री इसलिए चूज किया है ताकि वो अपनी मूड और अपने वो फीलिंग्स के हिसाब से जा सके, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड लो। तो इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री को यूज किया है। ओके, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सोरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इंग्लिश के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। जब भी आपको दो चॉइसेस मिले उसमें से आपको वो क्वेश्चन जो है चूज करने को बोले, तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स। आपको दोनों की साइड लेनी है, ठीक है। सिर्फ एक तरफ ही नहीं करना कि नहीं दोनों सॉरोफुल है तो जॉय नहीं मिल रहा है, ठीक है, जॉय है तो सॉरोफुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में पोएट का मूड काफी ज्यादा सैड डिप्रेसिंग होता है, दैट्स व्हाई ही चूज दीज सिंबल्स। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम सैड टू हैप्पी, एंड दोज ऑफ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, ठीक है। तो ये दोनों सिग्निफाई कर रहे हैं, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारा आंसर। आंसर 3, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री represent sorrow and depression felt by the poet in the materialistic world, ठीक है। तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब इस बनावटी दुनिया के अंदर, ठीक है, जो पोएट है काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और सॉरो फील कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री का उन्होंने यूज लिया है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और जो द डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, स्नो का नाम सुनते ही आपके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, right? It's a symbol of natural joy and energy. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. ठीक है, और जैसे ही उनके ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नोफ्लेक्स की उन पे बरसात होती है, हल्की सी शॉर होती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रो एंड और जो हेमलॉक ट्री की वजह से, तो द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है।
ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वही पर्सपेक्टिव का मतलब है। ऑप्टिमिज्म मतलब अ गुड पर्सपेक्टिव। राइट, ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। अक्सर हमारे पोएम में जो होते हैं काफी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, question number 1. What is the poet's tone in the given extract? Light and cheerful, option 2 thoughtful, 3 agitated या फिर 4 insulting. तो यहाँ पे पोएट की टोन यहाँ पर कैसी है? पोएट की टोन है यहाँ पे लाइट एंड चीयरफुल। यहाँ पे पोएम की पोएट की यहाँ पे टोन है लाइट एंड चीयरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। क्रो, क्रो, स्नो, ठीक है, प्रपोर्शन डैश देन रूड, ठीक है। तो पोएम से हम इसको पढ़ते हैं, तो अब हम हमारे हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है, क्रो की वजह से स्नो गिरी और उनका जो मूड है वो र्यूड हो गया, मतलब वो आगे खराब होने से और बच गया, राइट। तो यहां पर क्या आएगा? मूड, मूड, रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज द पोएट अ चेंज ऑफ मूड अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये बात हम सबको पता है कि कैसे पोएट का मूड जो है वो चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग पोएम एक्सट्रैक्ट जो हमें गिवन है वो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज्ड हिज मूड, ठीक है। इस कारण पोएट का मूड जो है चेंज हुआ है। The falling of dust of snow on the poet had changed his mood, right? ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। जो भी आप पोएम्स जो अपनी आप याद कर रहे हैं उन सबके आपको पोएट के नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको लेसन नंबर 1, 2, 3 में अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है पोएम की समरी, एनालिसिस और इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।